स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो आपका होता है, ठीक है, एक बार तो आपका एक बात का ध्यान रखना, आपके जितने भी ये मेथड्स हमने अभी डिस्कस करें जो आप पढ़ने वाले हैं, ये आपके फोर्स मेथड है ना। हमने आपका यूनिट 1 में आपका फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका कुछ पढ़ा था, है ना, कि आपके दो टाइप के मेथड्स होते हैं टू एनालाइज एनी स्ट्रक्चर। एक आपका फोर्स मेथड होता है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। तो ये आपके जो ये मेथड्स हम पढ़ रहे हैं ये आपके फोर्स मेथड के अंदर आते हैं, जैसा कि आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, कास्टिलियानो मेथड हो गया, है ना, ये यूनिट लोड मेथड हो गया, ये आपका फोर्स मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ने से पहले आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हमने आपका स्ट्रेन एनर्जी ऑलरेडी सोम में आपका कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इवन हमने इसके डेरिवेशन भी करे हैं स्ट्रेन एनर्जी के। जैसे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन क्या मिलती है, इसका डेरिवेशन भी था आपका सोम में, हमने वो पढ़ा था। सेम आपका स्ट्रेन एनर्जी फॉर एक्सियल लोड क्या होता है फॉर्मूला, वो भी हमने देख चुके हैं आपका सोम में, है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है आपका, लेट्स फॉर एग्जांपल आपका एक बार मान लेते हैं, एक बार है आपका, है ना, इस पर अगर आपका एक लोड लगाते हैं हम P, तो ड्यू टू दिस लोड P आपका इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, राइट। मान लो आपका ये डेल्टा डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो आपने इसमें एक्सटर्नल लोड लगाया P और ड्यू टू दैट लोड आपका एक डिफ्लेक्शन आया, दैट मीन्स आपने इसमें एक वर्क कर दिया, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इज इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, आपको डिस्टेंस भी मिली, डिफ्लेक्शन भी मिला इसमें, तो दैट इज़ वाई आपने क्या करा, आपने इसमें एक एक्सटर्नल वर्क कर दिया है, ठीक है। तो ये वर्क आपका कैसा वर्क है, एक्सटर्नल वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है। अब इस फोर्स P को रजिस्ट करने के लिए आपका इस बार के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, है ना, कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इसके अंदर आपके, राइट। तो ये स्ट्रेसेस डेवलप होंगे एंड आपका फिर इसमें स्ट्रेन भी आएगा ड्यू टू दिस स्ट्रेसेस, राइट। तो जब आपका ये बॉडी डिफ्लेक्ट होती है तो आपका इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे लोड P है, इस P की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे, जीरो से लेके कुछ फिक्स वैल्यू तक बढ़ाते हैं P तक, है ना। हमने इसमें लोड लगाना अप्लाई करा बार पे, स्टार्टिंग में जीरो वैल्यू का फोर्स लग रहा था, धीरे धीरे आपका लोड बढ़ते रहा और आपका फाइनली P लोड का P वैल्यू का लोड इसमें लग गया। तो सेम आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा, स्टार्टिंग में जीरो रहेगा और धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और आपका सिग्मा तक पहुँच जाएगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेस आपको स्ट्रेन भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर, है ना, स्ट्रेन भी मिलेगा। तो जो आपका ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हुआ है, ये आपका एज अ इंटरनल एनर्जी स्पेस स्टोर हो जाता है बार में, राइट। एक इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में आपका ये स्टोर हो जाता है बार में। ये फॉर्म, इस एनर्जी को हम आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं और स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, राइट। क्योंकि अगर आपका एक बॉडी में स्ट्रेन आया, है ना, फिर आपने जब आप इस लोड को रिमूव करोगे, जो आपका ये लोड आपने अप्लाई किया है, इसको रिमूव करोगे तो आपकी बॉडी दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर लेगी। तो वो आपकी बॉडी दोबारा शेप रीगेन कैसे कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर आपका एक इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो चुकी है। वो एनर्जी का काम क्या है कि जब आपका लोड रिमूव होगा तो अपनी बॉडी को दोबारा ओरिजिनल शेप में लेके आना, ठीक है, राइट। तो देयरफॉर आपका जो ये इंटरनल एनर्जी डेवलप होती है ये आपकी होती है स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि आपका ये स्ट्रेन के कारण डेवलप हो रही है ना। जो भी आपका स्ट्रेन आ रहा है उसके कारण आपकी एक एनर्जी स्टोर हो रही है बॉडी पे, जो आपकी हेल्प करेगी बॉडी को उसकी शेप रिगेन करने पे। बट ध्यान रखना कि आपकी बॉडी में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो अंडर इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, है ना, क्योंकि अंडर इलास्टिक लिमिट ही आपका बॉडी रिगेन करती है शेप को, उसके बाद आपका बॉडी शेप लूज़ करना स्टार्ट कर देती है ना, मतलब पूरा कम्प्लीटली रिगेन नहीं करती है या फिर आपका रिगेन ही नहीं करेगी, है ना। तो ये अप टू इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, जितना आप उसमें एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो उतना ही तो उसमें आपका एनर्जी स्टोर होगी। ये तो आपका बेसिक हमने आपका फिजिक्स में पढ़ा है आपका बचपन में, है ना, कि जितना आप किसी बॉडी पे वर्क डन करते हो उतना ही उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। जैसे कि आप एक पत्थर को उठा के एक बिल्डिंग के टॉप में रख के आ जाओगे तो उसके अंदर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, राइट। सेम अगर आप किसी रबर को स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर आपका एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो आप जब भी कोई वर्क करते हो तो उसके अंदर आपकी एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो वही आपकी स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। तो अगर मैं आपका यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है,
बिटवीन लोड एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन इज डेल्टा, ठीक है, ये आपका फोर्स है। तो अगर आपका लोड एंड डिफ्लेक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है कि हम आपका जब ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपका हम जनरली जब आपका टेस्ट वगैरह करते हैं तो ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड आपका धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा जीरो से लेके अपनी फाइनल वैल्यू तक पी तक, है ना। तो आपका जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज़ करते रहेगा, आपका डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो आपका जो जब आपका इसको ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, आपका एक लीनियर लाइन बनती है ना, क्योंकि पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। जैसे जैसे आपका पी इंक्रीज़ करता रहेगा, आपका डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ करता रहेगा, है ना। तो ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे जो आपका वैल्यू मिल रही है दैट इज़ पी, एंड यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है दैट इज़ डेल्टा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये आपका ग्रेजुअली लोडिंग के लिए था, ठीक है। तो अगर आपको मैं बात करूँ कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, आपने पी फोर्स लगाया, डिफ्लेक्शन मिला आपको, तो आपको ये ग्राफ मिला उससे, ठीक है। तो आपने एक एक्सटर्नल वर्क कर दिया। तो अगर आपसे मैं पूछूँ कि कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है, तो वो आपको मिलती है इस ग्राफ के एरिया से, है ना, जो आपका ये एरिया होगा दैट इज विल बी इक्वल टू हाफ पी डेल्टा, है ना। आपका ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है आपका, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ पी इंटू डेल्टा, तो दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। सभी को यहाँ तक समझ में आया? एक बार मुझे कंफर्म कर दो आपको स्क्रीन विजिबल है और आपका ऑडियो क्लियर है। मैंने आपसे पहले पूछना भूल गया था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा दिखने में लग रहा हो कि हमने आपका ये पहले भी पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को, है ना। ये हम आपका सोम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं आपका एक बार सोम वाला डेरिवेशन खोलता हूँ। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपको सोम वाला डेरिवेशन दिखा रहा हूँ। देखो हमने आपका ये पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, ये डेरिवेशन पढ़ा था आपका सेम। और यहाँ से आपका एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ये वाला, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E मल्टीप्लाई बाई B, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको मैं दे दूंगा, ऑलरेडी आपके पास होगा सोम वाले नोट्स में, जिसने सोम के नोट्स बनाए होंगे उनके पास ऑलरेडी होगा ये, है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दिस आपका क्या मिलती है, U इक्वल टू हाफ P डॉट डेल्टा। तो P इज़ फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं P को आपका स्ट्रेस की टर्म में लिखूँ तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो P क्या होता है आपका सिग्मा इंटू A, राइट राइट। एंड सेम आपका डेल्टा को भी आपका मैं स्ट्रेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपका जो डेल्टा होता है दैट इज़ वो आपका स्ट्रेन के फॉर्मूले से मिलता है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ से आपका डेल्टा L क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेन इंटू L, राइट। और यहाँ पे जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस फ्रॉम हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ से आया आपका, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे यहाँ पर, तो ये आपका हाफ P कितना होता है आपका सिग्मा A मल्टीप्लाई बाई डेल्टा कितना है आपका सिग्मा अपॉन E मल्टीप्लाई बाई L। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है स्ट्रेन एनर्जी का, दूसरा फॉर्मूला दैट इज़ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। जो आपका ये A इंटू एल है ये आपका वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। A इंटू एल इज़ वॉल्यूम। तो आपका एक ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सिलेबस था उसमें आपके 3-4 स्ट्रेन एनर्जी लिखी हुई थी। जैसे आपका स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्शियल लोड हो गया, आपका ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट हो गया, ड्यू टू शेयर हो गया, ड्यू टू टॉर्जन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक्शियल लोड का देख लेते हैं। इनके डेरिवेशन आपके जनरली आते नहीं हैं, फिर भी अगर आपको आता है तो ये आपका असाइनमेंट है। आपका असाइनमेंट क्या होगा, जो आपके मैंने बताया आपके असाइनमेंट में ये सब पे डेरिवेशन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पे आपका डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अच्छे से उसे लिखना है। एक तो स्ट्रेन एनर्जी
ड्यू टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड टॉर्जन। ठीक है, तो एक्सियल लोड का देख लेते हैं आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है U इज़ इक्वल टू हाफ P इंटू डेल्टा, राइट, ये भी हमने आपका डिस्कस किया। एंड डेल्टा का आपका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ PL अपॉन AE, राइट, ये फॉर्मूला आपने देखा है डेल्टा का, हमने डिस्कस किया है कई बार। तो अगर आप इस फॉर्मूले को इसको पुट करते हो यहाँ पर, तो आपका ये हाफ P मल्टीप्लाई बाई PL बाई AE हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है P स्क्वायर बाई L अपॉन 2AE। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड, राइट। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म बॉडी के लिए था, आपका एक यूनिफॉर्म बॉडी है जिसकी L आपको गिवन है। दिस फॉर्मूला इज़ फॉर दिस बॉडी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी कुछ नॉन यूनिफॉर्म शेप की है, कुछ इस तरीके की शेप की है आपकी, तो अगर आपकी शेप इस तरीके की होती है तो आप क्या करते हो, वहाँ पर एक स्मॉल पार्ट के लिए बनाते हो, है ना, एक स्मॉल लेंथ के लिए बनाते हो, फिर इंटीग्रेशन कर देते हो, है ना। तो आपका अगर ये dx पार्ट के लिए है तो इसके लिए आपका क्या बनेगा U का फॉर्मूला, इट विल बी P स्क्वायर अपॉन 2AE मल्टीप्लाई बाई dx लेंथ। यहाँ पे आपका dx लेंथ है और आप इससे इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम 0 से लेके L, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़। ठीक है, दिस इज़ फॉर एक्सियल लोड। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, देखो आपका भी हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, तो हम आपका बीम्स के लिए करेंगे, फ्रेम के लिए करेंगे एंड ट्रस के लिए करेंगे। ठीक है, तो जो आपका बीम होता है, बीम में यूजुअली आपका जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है, बीम एंड फ्रेम दोनों में जब आपकी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है वो मैक्सिमम आपकी होती है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, वहाँ पे आपका एक्सियल फोर्स का इतना रोल नहीं होता है और ना ही शेयर फोर्स का इतना रोल होता है। शेयर फोर्स से भी आपकी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है बीम्स फ्रेम्स में, बट वो काफ़ी कम होती है कंपेरेटिव टू जो आपकी बेंडिंग मोमेंट से डेवलप हो रही है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट वाला जो डेरिवेशन होगा वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फॉर बीम्स एंड फ्रेम। तो जनरली अगर आप किसी बीम एंड फ्रेम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का यूज़ कर रहे हो स्ट्रेन एनर्जी मेथड, तो वहाँ पे आप स्ट्रेन एनर्जी लेते हो केवल ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ भी सकता है और इससे जो आपका फॉर्मूला डिराइव होगा उससे हम आपके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। जो अभी हमने आपका जस्ट पढ़ा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड, ये एक्सियल लोड वाला कहाँ पे यूज हो सकता है बताओ जरा, एक्सियल लोड कहाँ पे आते हैं आपके, किस स्ट्रक्चर में आते हैं आपके एक्सियल लोड? बीम्स में नहीं, बीम्स में तो आपके एक्सियल लोड आते हैं, पर मैंने आपको अभी बताया कि बीम्स में आपके एक्सियल लोड भी आता है, शेयर फोर्स भी आता है और बेंडिंग मूवमेंट भी आता है। बट बीम्स एंड फ्रेम्स में आपको जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी मिलती है वो आपकी बेंडिंग मूवमेंट से मिलती है। तो बीम्स एंड फ्रेम्स में हम आपका बेंडिंग मूवमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी का। तो जो आपका ये फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का एक्सियल लोड वाला, ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आप एक्सियल फोर्स देखते हो जहाँ पे केवल एक्सियल फोर्स ही आ रही हो? ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में फ्रॉम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 तक, जहाँ पे केवल एक्सियल फोर्स आपकी प्रेडोमिनेंट हो? सस्पेंशन एंड केबल ब्रिजेस में। हाँ, सस्पेंशन एंड केबल ब्रिजेस में आपने पढ़ा है और वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमने आपका ट्रस ही पढ़ा था स्टार्टिंग में, यूनिट 1 में ट्रस पढ़ा था। ट्रस में आपका क्या आता है, एक्सियल टेंशन आता है, एक्सियल कंप्रेशन आता है, राइट। तो फॉर केसेस ऑफ ट्रस अगर आपको एनालाइज करना है ट्रस का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करोगे, एक्सियल फोर्स लोड वाले फॉर्मूले को। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम आपका वहाँ पे यूज़ करेंगे जब आपका ट्रस पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रस का एनालिसिस करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो फिलहाल हम आपका स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं पहले, फिर आपका इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कैसे इसके फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले आपका एक बीम एज्यूम कर लेते हैं, एक बीम है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या है, कैपिटल L है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक, यहाँ पे हमने आपको एक छोटा सा एलिमेंट माना पहले, जिसकी लेंथ आपकी क्या दे देते हैं हम आपका dx लेंथ दे देते हैं ना, dx लेंथ दे देते हैं और इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपका dv हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है बीम का वो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो फॉर अ बीम
आप यहाँ पे लिख लेना कंसिडर, जो अभी लिखते हैं यहाँ, जो आपको कंसिडरिंग द बीम जो डेरिवेशन की स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो बीम के लिए आपका हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पढ़ा था, राइट? सोम में पढ़ा था आपका। तो क्या होती है इक्वेशन आपकी, m/i इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू E/r, आर। राइट? यही होती है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, m/i मल्टीप्लाई बाय वाई, राइट? ये आपका सिग्मा होता है, ठीक है। एंड देन आपका हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी को डिराइव करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट आपका एक फॉर्मूला देखा था स्ट्रेन एनर्जी का, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी हमने जस्ट देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा की वैल्यू अब क्या है आपकी, m/i मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये क्या होगा आपका, m स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2E आई स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी आपका आपका एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर दिस एलिमेंट, जो हमने आपका एलिमेंट एज्यूम किया है, ठीक है। तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम हमने आपका dv मान लिया। आपका छोटा एलिमेंट है तो हमने इसका वॉल्यूम भी छोटा मान लिया dv, ठीक है। देन क्या करेंगे हम आपका, अब इससे अगर हमें पूरी बीम का निकालना है तो क्या करते हैं, आपका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी फॉर द बीम क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका इस u का, इसको आप du मान लो, इंटीग्रेशन ऑफ m स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2E आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dv, ठीक है। तो ये आपका जो dv होता है, इस dv को हम लिख सकते हैं आपका, क्या लिख सकते हैं आपका, dA मल्टीप्लाई बाय dx, है ना। एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं आपका वॉल्यूम को, राइट, क्योंकि हमें एरिया एंड dx को हम आपका इंटीग्रेट कर सकते हैं, dv का हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने आपको क्या करा है, आपका m स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2E वाई स्क्वायर, इस dv को हमने लिख दिया आपका dA मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स हैं, मतलब दो चीज़ें चेंज हो रही है इंटीग्रेशन में। आपका dx भी चेंज हो रहा है ना, dx भी आपका 0 से लेकर l तक वेरी करेगा। और जो आपका dA है ये अभी आपका 0 से लेकर a तक आपका इंटीग्रेट होने वाला है ना। छोटा सा एरिया लिया है हमने आपका। तो आपका यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लिख देते हैं, एक आपका 0 से लेकर l तक है और एक आपका 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट करना है ना। आपको दोनों ही टर्म्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके l m स्क्वायर अपॉन 2E आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर बचा डॉट डी, दिस इज़ फ्रॉम 0 से लेके a। तो जो आपको ये टर्म दिख रही है आपकी, ये वाली जो आपकी नेक्स्ट, ये 0 से लेके a वाई स्क्वायर डॉट डी ए, किसी को पता है कि ये क्या होती है, किसका फॉर्मूला है ये हमने आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में भी आपका इसको कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, किसी को याद है? वाई स्क्वायर डॉट आई का, हाँ, दिस इज़, ये आपका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई का, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हमने आपका ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में भी देखा था। आपका आई का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है ना आपका। तो आप देख सकते हो आपका एरिया का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्टेंस से, तो दैट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो इसको हम आपका आई पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो ये आपका हो जाएगा 0 से लेके l m स्क्वायर अपॉन 2E आई स्क्वायर,
यहाँ पे आपका dx भी है, ठीक है, dx लिखना मैं भूल गया था, मल्टीप्लाई बाय आई डॉट dx। तो आपका एक आई से आपका एक स्क्वायर कट जाएगा, तो जो आपका फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है दैट इज़ 0 to L m स्क्वायर अपॉन 2EI डॉट dx। तो ये आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और ये कैसे डिराइव हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में आ सकता है, ठीक है। सभी को समझ में आया डेरिवेशन कैसे करते हैं? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी हम आपका इस फॉर्मूले के बेसिस पे एक आध क्वेश्चंस देखते हैं, एंड मतलब क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपका डिफ्लेक्शन निकाल के देखते हैं कैसे इस फॉर्म से डिफ्लेक्शन निकालते हैं हम आपका, ठीक है। उससे पहले आप अपना सेगमेंट सुन लो। आपको स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्चुअल लोड निकालना है, वो आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया है ना, नीचे यहाँ पे लिखा है आपका। और स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ये भी मैंने आपका भी डिराइव करा दिया है आपको। आपका जो बच रहा है वो बच रहा है शियर फोर्स एंड टॉर्जन, ठीक है। इनके डेरिवेशन आपको खुद से करने हैं। क्यों करना है? क्योंकि आपका इसके बेसिस में हम न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं, तो इनका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपके नोट्स में होने चाहिए। टॉर्जन वाला डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ सोम में, ठीक है। अब सोम का जो आपका यूनिट 5 थी टॉर्जन, वहाँ पे आपका मैंने डेरिवेशन आपको कराया था। अगर आपके पास नहीं है उसका नोट्स तो आप मुझसे मांग लेना, मैं आपको नोट्स दे दूँगा उस डेरिवेशन के, ठीक है। शेयर फोर्स वाला भी मैंने आपको कराया होगा सोम में, नहीं कराया होगा तो आप बुक में देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनके आने के चांसेस बहुत कम है इन डेरिवेशन के, बट फिर भी आप अपने नोट्स में इनको बना लेना, ठीक है। तो ये चारों डेरिवेशन आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। वैसे आपको 2 तो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, बाकी जो 2 रिमेनिंग के हैं वो आपके खुद से आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अभी हम आपका इस इक्वेशन की बेस पे आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपका होता है जनरल, ये स्टैंडर्ड केस है आपका, एक कैंटिलीवर बीम है और इसके एंड में आपका एक पी लोड लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, ठीक है। तो फॉर दिस केस आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी मेथड। यहाँ पे आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं मोमेंट एरिया मेथड एंड मैक्लोज मेथड से, है ना। तो आपको इनकी क्या वैल्यू आने वाली डिफ्लेक्शन की वो आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये आपके स्टैंडर्ड्स केसेस होते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, कुछ 10-12 केसेस होते हैं आपके, और इसकी मैंने आपको फ़ोटो भी दी थी, है ना। ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए इनके लिए क्या क्या इनकी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो 10-12 केसेस होते हैं और सभी को याद होने चाहिए बाय हार्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने के लिए इनकी वैल्यूज़ याद होना, राइट। क्योंकि अभी तो आप निकाल रहे हो इस क्वेश्चन में, पर धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूलेस की डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए, राइट। क्योंकि हर बार आप सेम प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो किसी को याद है कि इसका क्या आंसर आने वाला है डिफ्लेक्शन का? ये तो बहुत ही नॉर्मल केस है, किसी को याद है कि इसके लिए हम क्या आंसर आता है? सर PL क्यूब अपॉन 3EI। हाँ बिल्कुल सही, PL क्यूब अपॉन 3EI, ठीक है। तो PL क्यूब अपॉन 3EI आपका इसका आंसर होता है। इसको हम निकाल कर देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड का फॉर्मूला क्या है आपका? U इज़ इक्वल टू 0 to L m स्क्वायर अपॉन 2EI डॉट dx, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे m निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट आप क्या करो, आप एक सेक्शन ले लो एट डिस्टेंस x, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया है, और इस x डिस्टेंस पे आप मोमेंट कैलकुलेट कर लो। तो m एट x विल बी इक्वल टू क्या होगा आपका मोमेंट, कितना होगा p मल्टीप्लाई बाय x, राइट। और उसका साइन क्या होगा? माइनस होगा, पॉजिटिव होगा? माइनस होगा। ठीक है, पर आपका माइनस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम आपका स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी में इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना। क्योंकि आपकी अगर आप ऊपर की तरफ बेंड करो या नीचे की तरफ बेंड करो, वो वापस अपनी उसी जगह पे आने वाली है, राइट। तो माइनस में यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं आपका ऊपर फॉर्मूले में,
तो 0 to L m विल बी p डॉट x का होल स्क्वायर अपॉन 2ei डॉट dx। तो काफ़ी बेसिक सा डिफरेंट इंटीग्रेशन है, ये आपको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लेते हैं। जैसे आपका पी स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा, एंड आपका 2ei ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपका बाहर आ जाएगा। तो आपके अंदर बचेगा एस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। हाँ बिल्कुल सही, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा हमने आपका यहाँ पर? एक्स एन डी एक्स वाला फॉर्मूला, राइट। क्या होता है इसका? एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया। लिमिट्स विल बी 0 to L। यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पी स्क्वायर डॉट एल क्यूब बाई 6ei। ठीक है, ये आपको स्ट्रेन एनर्जी मिल गई। ठीक है, बट आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है फ्री एंड पे। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रेन एनर्जी का फर्स्ट एक फॉर्मूला हो गया। और आपको पता है एज वी नो कि u का आपका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज़ हाफ p डॉट डेल्टा, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो आप दोनों ही इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हाफ p डेल्टा विल बी इक्वल टू p स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei। तो यहाँ से आप ये 2 और p को इस तरफ ले आओ तो आपका ये p से आपका स्क्वायर कट जाएगा और ये 2 से आप पे 3 मिलेगा आपको, है ना। 2 से 6 कटेगा तो डेल्टा विल बी इक्वल टू पी एल क्यूब अपॉन 3ei, राइट। तो यही आपका फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी इजीली आपका कैलकुलेट हो गया डिफ्लेक्शन, है ना। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपका हम बीम्स बीम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, आपका फ्रेम्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम आपका बीम्स देख रहे हैं, कल को फ्रेम के क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस केस में इसका आपको डिफ्लेक्शन अभी ऑलरेडी पता नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड केस नहीं है आपका। तो आपको दिख रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें आपका एक मिड पॉइंट पे आपका एक लोड एक्ट कर रहा है, 60 न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो आपको इसके नीचे डिफ्लेक्शन निकालना है अंडर दिस लोड। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ बीम ऐसे दिख रही है ना, तो इसका मतलब क्या है आपका? ये बीम आपकी नॉन प्रिज्मेटिक बीम है। यहाँ पे आपकी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। लेफ्ट हाफ जो आपका है उसमें आपका ei है, एंड जो आपका राइट हैंड पार्ट है उसमें आपको जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है वो आपकी 2ei है। ठीक है, इधर आपकी ei है, इधर आपकी 2ei है। तो ये आपको फॉर्मूले में मेंशन करना पड़ेगा, मतलब इसको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सब में जानते हो कि आपका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी का? u इज इक्वल टू 0 to L m स्क्वायर अपॉन 2ei डॉट dx। तो सबसे पहले आपको मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड टू कैलकुलेट मोमेंट आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो इस केस में आपकी रिएक्शंस क्या आएगी? आप चेक कर सकते हो, आपकी जो बीम है वो आपकी एक सिमेट्रिक बीम है, राइट। प्रिज्मेटिक नहीं है बट सिमेट्रिक बीम है। मतलब आपका जो लोड एक्ट कर रहा है वो आपके दोनों ही सपोर्ट से इक्वल डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन आपकी इक्वल होगी और वो क्या होगी? टोटल लोड के हाफ होगी। तो आर ए विल बी इक्वल टू आर बी विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? अब आप मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? आप एक सेक्शन ले लोगे एट डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। ठीक है, तो इसे हम आपका सेक्शन 1 मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर दिस सेक्शन mx1 आपका मोमेंट क्या मिलने वाला है? आर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट विल बी 30x। ठीक है, सेम अब एक सेक्शन ले सकते हो, राइट हैंड पार्ट में भी ले सकते हो आप एक सेक्शन। इससे मैंने सेक्शन 2 मान लिया है और इसकी डिस्टेंस भी अपनी यहाँ x मानी है फ्रॉम आर बी। तो फॉर दिस केस अगर आप मोमेंट बनाते हो तो ये भी आपका सेम ही बनेगा।
दैट विल बी आर बी डॉट एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू 30 डॉट एक्स। ठीक है, तो दोनों ही मोमेंट आपके सेम आ रहे हैं। मैंने दोनों ही आपके दो मोमेंट क्यों बनाए, दोनों अलग क्यों बनाए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अब मैं आपका जब ये स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड पार्ट का अलग से निकालूंगा एंड राइट हैंड पार्ट का अलग से निकालूंगा, क्योंकि आपके दोनों ही पार्ट डिफरेंट है। एक में आपका ई आई फ्लेक्सर रिजिडिटी है, दूसरे में आपकी 2 EI फ्लेक्सर रिजिडिटी है। ठीक है, तो मैं आपका स्ट्रेन एनर्जी जब निकाल रहा हूँ तो दोनों पार्ट के अलग अलग निकालूंगा। ठीक है, तो यू विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, इसको मैंने आपका 0 से लेके 4 डिस्टेंस तक है ना, लेफ्ट हैंड पार्ट की डिस्टेंस क्या है आपकी 0 से लेके 4 तक, तो देखिए 0 से लेके 4 mx स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, यहाँ पे आपकी EI कितना है, EIS, मैंने इसलिए आपका EI पुट करा, मल्टीप्लाई बाई dx। ठीक है, देन प्लस राइट हैंड साइड का करेंगे अब आपका हम, राइट हैंड साइड का भी हम क्या करेंगे आपका, हमने x आपका कहाँ से माना है, फ्रॉम B पॉइंट माना है, तो ये भी आपका 0 से लेके 4 तक आपका लिमिट जाएगा। ठीक है, 4 to 8 मत करना आप लिमिट यहाँ पर, 0 to 4 क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने आपका x कहाँ से माना है, B पॉइंट से माना है, तो B पॉइंट आपका 0 है। ठीक है, तो इस तरफ से आ रहा है हम, तो 0 से लेके 4 ही आपका यहाँ पर बचाने वाला है। तो इन दिस केस आपका mx स्क्वायर होगा अपॉन 2EI। फॉर दिस केस जो आपका EI है वो आपका 2EI है, राइट। आपका इस केस के लिए जो फ्लैक्चर रिजिडिटी है वो आपकी 2EI है, तो यहाँ पे आप वही पुट करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप मूवमेंट ये आपकी जो mx1 है आपका ये वाला, और ये आपका mx2 है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ पर आप, और इसे सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, और देखते हैं कितना इसका डिफ्लेक्शन आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो 0 to 4 mx कितना है आपका 30 है, तो 30 का स्क्वायर डॉट x का स्क्वायर अपॉन 2EI dx प्लस 0 to 4, यहाँ पे आपका सेम ही है आपका 30 का स्क्वायर डॉट x का स्क्वायर अपॉन 4EI डॉट dx। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो फटाफट से, आप कर सकते हो इजीली। दिस विल बी 900, आपका बाहर जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 होता है, अपॉन 2EI एक्स स्क्वायर पे क्या होगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 का। ठीक है, 0 से लेके 4, ये इंटीग्रेशन इसका होगा। देन जो आपका नेक्स्ट है वो भी सेम आपका सेम ही होगा, 900 अपॉन 4EI एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 4। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। 900 अपॉन 2EI आपका क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में आपका बड़ा सेम है ना, कॉमन है। इसको कॉमन ले लेता हूँ आपका आपका अंदर बचेगा 4 क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 क्यूब अपॉन 3, ये बचेगा आपका। सॉरी, यहाँ पर आपका 4 भी आएगा, नहीं 2 आएगा यहाँ पे नीचे, राइट, क्योंकि यहाँ पे 4EI है ना, मैंने आपका 2EI कॉमन लिया है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो फटाफट, फर्दर सॉल्व करोगे आप लोग इसे, तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिल रही है इसकी, वो मिल रही है आपको 14400 अपॉन EI। तो आपको ये U की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर लो आपकी भी यही वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, देन आपको पता है कि जो आपका वर्क डन होता है, एक्सटर्नल वर्क डन या फिर U, दैट इज़ इक्वल टू हाफ P डेल्टा, है ना। इन दिस केस जो आपका P है वो कितना है आपका 60 है, 60 डेल्टा, दैट विल बी 30 डेल्टा। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। आप दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो आपका ये कितना आएगा, 30 डेल्टा विल बी इक्वल टू 14400 अपॉन EI। यहाँ से आप डेल्टा निकाल दो तो डेल्टा आपका कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका ये, और ये आपका जाएगा 480 अपॉन EI। तो ये आपका डिफ्लेक्शन आया अंडर दिस लोड। ठीक है, सभी को समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
ठीक है, तो ये मेथड काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अभी आपका हमने नॉर्मल बीम्स करी है, कल में आपका फ्रेम्स पे देखेंगे, फ्रेम्स में कैसे इसको यूज़ करना है, फ्रेम का डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।